हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 15 होगा। और उसमें शानदार तरीके से, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था प्रेसिडेंट के बारे में, क्या क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से वो जो है वोट लेती हैं, है ना। वहाँ हमने डिस्कस करा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आज जो होगा वो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं, है कि नहीं। क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर को आपको पता होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एक हेड ऑफ द स्टेट होते हैं भाई प्रेसिडेंट, सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा उनके पास बहुत सारे ऐसे पावर होते हैं जिसको एक एक कर कर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। और आप लोग पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले ये आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और शानदार तरीके से पढ़ाई करके चलनी है और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करिए, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसके साथ ही साथ नोट्स को भी थॉरोली रीड करिए, है कि नहीं। क्योंकि हमारा काम है कि आपके साथ जो है वो एक तरीके से अच्छा नोट्स और अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है या फिर जो वीडियोस बनाए जाएं, ताकि आपको शानदार तरीके से घर बैठे जो है वो लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रेसिडेंट के पावर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आप जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू है। तो वो एक प्रेसिडेंट के रूप में किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या पावर है, जैसे आप एनडीए या सीडीएस जब क्रैक करोगे तो आपके पास क्या पावर होगा, तो वो पावर ही आपको मोटिवेट करता है कि नहीं। तो सेम उसी तरीके से कोई प्रेसिडेंट का पावर ही एक तरीके से प्रेसिडेंट का मोटिवेशन होता है। और एक सर्वोच्च पद होता है भाई हमारे देश में। तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस आज करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए, सबसे पहला क्या है कि हम लोग देखेंगे कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर और फंक्शन, देखो बहुत सारे पावर और फंक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ेंगे, है ना। फिर लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे कि सबके पावर और फंक्शन किस तरीके से होता है। अब अगर यहाँ देखा जाए, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू बहुत सारे कैटेगरी में इसको हम लोग एक तरीके से बांट सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो कैटेगरी होगा वो बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के मतलब कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने का जो पावर है वो कितनी है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, मतलब कानून वगैरह में जो भी चीजें हैं अगर बन रही हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी, तो उसमें किस तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी कानून जो होता है, कोई भी एक्ट अगर या सॉरी एक्ट बनता है उसके पहले वो बिल पेश किया जाता है ना। कोई भी मिनिस्टर, जैसे मान लो कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या करा, एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा में एक तरीके से क्या करा कि बिल पास किया कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उस पर बिल पास किया, ठीक है। तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाएगा भाई। अब लोकसभा और राज्यसभा में जाने के बाद वो चीज कहाँ पर जाएगा, एक तरीके से पास हो जाएगा। जैसे ही पास हो गया उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल जो है वो एक्ट में तब्दील नहीं होगा या फिर वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोग को उसको भी देख के चलना है भाई, है कि नहीं। शानदार तरीके से देखेंगे। तीसरा है फाइनेंशियल पावर, पैसों से रिलेटेड कितने कौन कौन से पावर हैं उसको भी हम लोग एक तरीके से देखकर चलेंगे। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर कितना है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, ठीक है। आगे डिप्लोमेटिक, कि अगर कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना होता है तो उनमें क्या क्या पावर आपको देखने को मिलता है। फिर आते हैं मिलिट्री पावर, क्या है भाई, आप जानते हैं कि सुप्रीम कमांडर होते हैं भाई मिलिट्री के, है ना। सुप्रीम कमांडर, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद फोर्थ में इमरजेंसी, मतलब आगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इमरजेंसी पावर। क्या इमरजेंसी जो है वो, जैसे कि प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी जी ने अगर इमरजेंसी लगाया तो वो किनके कहने पर या फिर किनके परमिशन से, प्रेसिडेंट के परमिशन से उन्होंने वो काम किया होगा, ठीक है। तो ये सब सारे पावर हैं, एक एक कर कर हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलते हैं सबसे पहले पावर पर, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव पावर है। तो उसको देख लेते हैं भाई। एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आर,
कि एग्जीक्यूटिव पावर और फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर हमारे संविधान के थ्रू या किसी भी मतलब कोई कानून के थ्रू अगर उसको लागू किया जा रहा है, कहाँ पर इनैक्ट किया जा रहा है, या किसी भी तरीके से जो भी फॉर्मल काम हो रहा है गवर्नमेंट में, कोई भी फॉर्मल अगर वर्क हो रहा है कहाँ पर, गवर्नमेंट में, कहाँ पर, गवर्नमेंट में, तो वो किसके नेम पर हो रहा है, इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हर एक जगह आपको प्रेसिडेंट का नाम देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके नाम पर सारा काम सरकार करती है, मतलब सरकार जो भी काम करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर पूरा काम करके चलती है। क्लियर? He can make a rules specifying the manner in which the order and the other instrument have been executed in his or her name shall be authenticated। और वो एक तरीके से रूल्स को स्पेसिफाई कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आप इस तरीके से लागू कर सकते हैं, ऐसे लागू नहीं कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें। फिर देखा जाए किसको किसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट किनको किनको अपॉइंट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है कि नहीं। यहाँ पर आगे देखते हैं कि ही अपॉइंट, अगर देखा जाए ही और सी अपॉइंट, अगर देखा जाए प्रेसिडेंट को, तो प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस को भी यही करते हैं उलट के। ठीक है, फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आप जान रहे हैं कि जहाँ यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, जहाँ पर सरकार का कंट्रोल एक तरीके से रहता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का। अब आगे आते हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग को। अभी हम लोग कैग के बारे में भी आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि कैग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। ठीक है, कैग। चेयरमैन एंड अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, है कि नहीं, जैसे कि यूपीएससी एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराती है भाई, तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने पढ़ा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को पहले क्या बोलते थे भाई हम लोग, आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करिए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके पहले हम लोग बोलते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में उसको एक तरीके से किस नाम से जाना गया, यूपीएससी के नाम से जाना गया, और वो चीज़ आज तक चलता हुआ आ रहा है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, तो ये बात है, तो ये याद रखना है। मेंबर ऑफ यूपीएससी जितने भी होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर जितने भी है, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कि एक तरीके से कर कर चलते हैं। ठीक है, तो आप ये नाम देखिए शानदार तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कि कौन कौन से या किन किन को एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट देखो, आगे देखा जाए ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन। अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होता है कि वही भाई, जैसे मान लो कि कोई सरकार जैसे काम कर रही है, तो सरकार कैसे काम कर रही है उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी सरकार से लेनी है प्रेसिडेंट को, तो उससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली पूछ सकती है कि भाई आखिरकार बताओ कि इस पर क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अगर इंफॉर्मेशन उसे लेना है तो वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। तो एक तरीके से क्या बोला जाए कि प्राइम मिनिस्टर को बताना होगा उनको कि हम काम कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ कंडीशन ऑफ एससी, एसटी एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जिसको बोलते हैं, है ना। तो अगर बोला जाए कि कोई भी मामला अगर आ रहा है, मान लो कि एससी और एसटी का, और उसे इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, अगर लग रहा है कि यार ये लोग जो हैं एक उनको जो है मतलब सही तरीके से ट्रीट सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कमीशन को, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। किसके कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ एसटी, एससी एंड बैकवर्ड क्लास। एससी को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, एसटी को बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये है। एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस में दो लेयर होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए।
एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, है ना। एक क्रीमी लेयर होता है और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। तो ये बात याद रखना है। क्लियर। आगे अगर देखा जाए, ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल को भी एक तरीके से ये स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कॉपरेशन, ताकि जो है स्टेट और दो स्टेट अगर आपस में झगड़ रहे हैं उनके बीच में सुलह कराने का काम ये काम कर सकते हैं। या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ रस्साकसी चल रही है तो दोनों के मतलब वहाँ के सीएम और हमारे हमारे देश के पीएम को बुलाकर साथ में जो है बहुत सारे काम को ये साथ में कर सकते हैं, ताकि ये झगड़ा वगैरह कुछ है उसको शांत किया जा सके। ठीक है, आगे आते हैं भाई। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू द थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, मतलब जो भी यूटी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनको डायरेक्टली कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता है भाई, कंट्रोल्ड डायरेक्टली कंट्रोल्ड किनके नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। ठीक है, वैसे करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ही, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है ये चीज कि एक तरीके से यूनियन टेरिटरी का पूरा बागडोर किसके में रहता है भाई, एक तरीके से आपको प्रेसिडेंट के हाथ में। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड हैज अ पावर टू रिस्पेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। देखो कि कोई भी ऐसा एरिया है जो शेड्यूल एरिया है, ठीक है, और ऐसा कोई एरिया है जो ट्राइबल एरिया है, उसको एक शानदार तरीके से वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू एंड कश्मीर वाला एक रीजन पाया गया भाई, वहाँ पर मान लो कि शेड्यूल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो मान लो कि प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि भाई आज से ये शेड्यूल एरिया रहेगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से मान्यता उसको प्राप्त हो जाएगा और उसको ज़्यादा फोकस देके फिर सरकार चलेगी। ठीक है, तो ये भी बात याद रखना है, आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट। बस थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर था जो कि एक तरीके से अपने हिसाब से वो चला सकते थे, चला सकते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभी जो है प्रेसिडेंट वो मुर्मू जी हैं, तो वो एक महिला है। ठीक है, आपको पता ही है कि नहीं। लेजिस्लेटिव पावर, अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है कि लेजिस्लेशन का क्या पावर है। लेजिस्लेटिव पावर जो रहता है वो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के पास रहता है, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के पास होता है कि कोई भी लॉ को, कानून को बना सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं, लेकिन वो कानून जो है वो एक्ट में कब तब्दील होगा या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब माना जाएगा, जब उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो ही लोग होते हैं जो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर प्रोटेक्ट करने के बारे में बात किया जाता है। एक तो पहला जो है एक तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट या जितने भी हाई कोर्ट है, लगभग लगभग सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा सुप्रीम पावर होता है, और दूसरा जो है वो आपको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भाई ये भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, समन एंड प्रोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ये पावर रहता है प्रेसिडेंट के पास कि वो कभी भी या कोई भी अगर लग रहा है कि यार ये ना बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो डिसॉल्व कर सकते हैं। ये किसको, लोकसभा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समन अ ज्वाइंट मीटिंग या फिर ज्वाइंट सिटिंग बोल लो, कि राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को साथ में मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग ये कभी भी बुला सकते हैं कि भाई आ जाओ भाई, आ जाओ आज मीटिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये भी काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसको हेड कौन करेंगे भाई, जिसको हेड करेंगे आपको लोकसभा के स्पीकर, और लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है आपको देखने को मिलेगा, ओम बिरला। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन, जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म होता है। ठीक है, और हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश का एक नया जो लोकसभा असेंबली है वो स्टार्ट होने वाला, तो उसका जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन जो होता है, जो पहला जो मीटिंग होगा, ठीक है, उसको एड्रेस कौन करेंगे भाई, उसको एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट, कि भाई सही से काम करियो। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है, और हर एक साल का जो पहला सेशन है उसको भी यही एड्रेस करते हैं। जैसे 5 साल इलेक्शन हुआ, सॉरी 5 साल इलेक्शन होने के बाद 5 साल सरकार चली, अब 5 साल में एक तो भाई जब जनरल इलेक्शन खत्म हुआ और जब नई सरकारें आई और जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं वो चुनकर नए आते हैं, तब उनको सबको एड्रेस किया जाता है भाई, और एक एक कर कर उनको एक तरीके से ओथ वोथ दिलवाया जाता है। उसके बाद जो है
हर एक साल का जो फर्स्ट जो सेशन होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद है, इंपॉर्टेंट है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इस प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर्स एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। क्या है कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई लोकसभा के स्पीकर नहीं है या फिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर नहीं है उपलब्ध, तो इनके पास ये पावर होता है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि लोकसभा की प्रक्रिया जो है, लोकसभा का जो डिस्कशन एंड डिबेट है, वो एक तरीके से शानदार तरीके से चलता रहे। ठीक है, यहाँ बोला गया ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, कोई भी मेंबर ऑफ द लोकसभा के बंदे को उठाकर वो क्या कर सकते हैं, स्पीकर की कुर्सी पर बिठा सकते हैं कुछ दिनों तक, जब तक जो है वो लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर जो है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ही कैन आल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर द प्रीसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, राज्यसभा स्पीकर हम लोग नहीं बोलते, राज्यसभा चेयरमैन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और जो चेयरमैन, अगर इनका भी मीटिंग एक तरीके से जो हमारे राज्यसभा के एक तरीके से चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं भाई, आपको देखने को मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट। जो भी प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो एक तरीके से हमारे देश में राज्यसभा के मीटिंग को या फिर एक स्पीकर के तौर पर वो काम कर सकते हैं। तो अगर ये भी वैकेंट रह गया तो वो किसी भी राज्यसभा के मेंबर को उठाकर एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई आप राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी संभालो। तो ये बात है भाई, आप देख सकते हैं कि ये सब सारे पावर जो हैं वो किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ये हमारे लेजिस्लेटिव पावर समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा लोकसभा में कितने मेंबर, लोकसभा में 543 मेंबर, 543 मेंबर लोकसभा में। ठीक है, 543 मेंबर लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में कितने होते हैं भाई, 245, है ना। अब ये 240 प्रेजेंटली है। ठीक है, 245 राज्यसभा में और ये लोकसभा में। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि नॉमिनेट 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के लिए, किसके द्वारा, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है, ठीक है, नामांकन जो होता है, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स, ऑफ 12 मेंबर्स, वो किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, कोई लिटरेचर फील्ड से हो सकते हैं, कोई बड़े एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाले, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो कि इंस्पायर्ड या इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को बड़े पैमाने पर, उनको एक तरीके से राज्यसभा के सीट के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन अ राज्यसभा फ्रॉम amongst द पर्सन स्पेशल नॉलेज, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। ठीक है, एंड 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा, और 2 मेंबर जो होता है वो लोकसभा में वो नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, याद करना। तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में कितने 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, और जो लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन भाई, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। He decided the questions on the disqualification of the members of the parliament with a consultation to the election commission। अगर किसी भी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है वो एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास है, कि इलेक्शन कमीशन से, कि भाई तुमने ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्यों एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया, बताओ। ठीक है, ये चीज है। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ बिल। अगर कोई भी बिल पास करना है, ठीक है, कोई भी बिल लाना है सदन में, तो उसके लिए भी किसका परमिशन चाहिए, आपको प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मनी बिल, क्रिएशन एंड न्यू स्टेट बिल, कुछ भी बिल लाना है तो आपको एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट से एक कि हाँ सर हम ये, या हाँ मैम ये हम लाने वाले हैं, या ये चीज़ हम एक तरीके से पार्लियामेंट में बिल के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हेन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और उसके बाद एक बार जैसे ही जो बिल होता है वो सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और एक्चुअल में क्या होता है कि जब पास हो जाता है, कोई भी बिल पास हो जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, मैंने बताया राज्यसभा और लोकसभा में, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, गिव हिज एसेंट टू द बिल, वो हाँ भाई बिल ठीक है और चलो आगे बढ़ो।
ठीक है, एक्ट बन गया। विथ होल्ड द एसेंट ऑफ द बिल, उसको होल्ड भी कर सकती हैं। और रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, और रिटर्न भी कर सकती हैं अगर वो मनी बिल नहीं। मनी बिल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भर सकते हैं। ठीक है, मतलब भेज सकते हैं कि भाई आप देखो इसको सही से, थोड़ा बहुत और भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मनी बिल होगा तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, आपको एक तरीके से उसमें सिग्नेचर करना ही होगा। तो ऐसी बात नहीं कि प्रेसिडेंट के पास भी पूरा पावर है। इसीलिए सरकार को, या फिर सरकार प्रॉपर तरीके से मनी बिल में राज्यसभा का जो एक तरीके से तवज्जो रहता है वो कम हो जाता है, और लोकसभा का जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है मनी बिल के रूप में। इसीलिए देखना, सरकार अगर कोई भी ऐसी बिल, अगर मनी बिल लाती है तो वो आसानी हो जाती है अगर उसकी मेजॉरिटी लोकसभा में है तो। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें जो कि लेजिस्लेटिव पावर के तौर पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। आगे देखो भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बोला गया, हाउएवर, अगर बोला गया थोड़ा सा, इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, अगर बिल फिर से पास कर दिया गया, मान लो एक बार अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया कि भाई देखो इसमें कुछ गड़बड़ी है थोड़ा सा, एंड विदाउट अमेंडमेंट, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ हो या कुछ ना चेंजेस हुआ हो, द परसेंट हैज टू गिव द एसेंट, एक बार ही परमिशन है उनके पास कि वो भाई फिर से सदन में भेज सकते हैं कि भाई एक बार चेक एंड बैलेंस कर लो एक बार ढंग से, कि इतना हो हंगामा हो रहा है कंट्री में तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोबारा जब जाएगा तो वो उनको साइन करना ही पड़ेगा। ही कैन प्रोमुग या क्या प्रोमुलगेट, क्या प्रोमुलगेट, ठीक है, ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस को वो पास कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अपने बैकडोर से। नहीं बोलते हैं कि जब मान लो कि अगर अदालत में, भरी अदालत में अगर कोई केस नहीं लड़ी जाती तो वो किनारे से, सेम उसी तरीके से अगर कोई भी ऑर्डिनेंस पास कराना होता है, प्रोमुगुलेट करना होता है, ठीक है, तो उसको आराम से किया जा सकता है। ठीक है, जब सेशन नहीं है, द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, फिर बाद में जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगा, ठीक है, वैसे ही ऑर्डिनेंस को एक तरीके से बिल को जो है वो पेश करना पड़ेगा विद इन 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली, रीअसेंबली होने होने के 6 वीक तक में आपको एक तरीके से उसको पार्लियामेंट में लाना होगा, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए वहाँ पास कराना होगा। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, आर्टिकल 123, और आर्टिकल 123 में ये पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि भाई वो कभी भी किसी ऑर्डिनेंस को क्या वापस ले सकते हैं कि भाई ये ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है, ये बिल्कुल इस तरीके से कानून अच्छा नहीं बन पाएगा तो इसको हटाओ। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें हैं। ठीक है, ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ अ कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा बिफोर द पार्लियामेंट, और क्या, ही ये रिपोर्ट रख सकते हैं जो भी कैग का है, जो भी यूपीएससी का है, ठीक है, और जो फाइनेंस कमीशन का है, ठीक है, बिफोर द पार्लियामेंट, ताकि उन पर डिस्कशन डिबेट हो सके। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए भाई, अब क्या आता है, पार्डेनिंग। पार्डेनिंग मतलब आपने सुना होगा यार कि यार उसको फांसी की सजा हो रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको पार्डन करके या फिर उसके सजा को पूरे उम्र कैद में बदल दिया। ठीक है, तो ये सब पावर जो रहता है, कोई भी पनिशमेंट, जो हार्श पनिशमेंट रहता है, किसी भी तरीके का पनिशमेंट रहता है, उसको ये प्रेसिडेंट के पास पे पावर रहता है कि उसको पार्डन कर सकते हो, हाफ कर सकते हैं, बहुत सारी टर्म है जो कि हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ बोला वेरियस पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन, आर्टिकल 72 में। तो याद रखना, आर्टिकल 72 में ये पावर दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो किन किन मुद्दों पर पार्डन जो है वो एक तरीके से कर सकते हैं, या क्या क्या पावर है पार्डन करने का। तो यहाँ बोला गया पार्डन, इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब द ऑफेंडर्स फ्रॉम ऑल द पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा ना सही है, तो उसने अपने हिसाब से जांच करवाया भाई, सारा रिपोर्ट पढ़ा कि नहीं ये गलत है, ये गलत डिसीजन दिया जा रहा है, एक तरफा डिसीजन दिया जा रहा है, तो वो एक तरीके से जो भी बंदे को कुछ भी मतलब उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या किसी भी तरीके का कोई भी मतलब डेथ सेंटेंस बना दिएगा, उसको पार्डन कर सकते हो, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं रेप्राइव, इट मीन्स टू स्टे एग्जीक्यूशन एंड सेंटेंस पेंडिंग। ठीक है, अ प्रोसीडिंग फॉर अ पार्डन एंड कॉम्यूटेशन। क्या बोला गया, रेप्राइव मतलब होता है कि स्टे कर रहे हैं कि हाँ भाई जो भी है उस पर स्टे रखते हैं अभी, और उसको पेंडिंग में रखो अभी, जब तक हम एक तरीके से देखने लेते हैं, ये भी काम कर सकती है।
remission, the power of the remission reduces the amount of sentence without changing the character. Example, a sentence of rigorous imprisonment for a 2 years may be remitted a rigorous imprisonment for 1 years. जैसे मान लो कि किसी को अगर बहुत एक भाई की इसको ना भूतनी जेल में रखो ऐसा करके कुछ है, मतलब ऐसे खतरनाक जेल में बंद रखो, तो वो उसको एक तरीके से कम कर सकते हैं, 2 साल से 1 साल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास ये पावर रहता है कि उसको एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ सेंटेंस, जितना भी उनको एक जो सजा मिला है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये पावर किसके पास रहता है, उसको टर्म बोलते हैं रेमिशन। ठीक है, तो याद रखना ये वेरियस पावर रहता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और सारे हैं वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, यहाँ पर आगे अगर देखा जाए रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट का मतलब होता है द पावर टू ग्रांट रेस्पाइट मींस अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्राइब पेनल्टी इन अ व्यू ऑफ सम स्पेशल फैक्ट, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन्स ऑफेंडर। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि बहुत हार्श दे दिया गया है भाई और वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो एक तरीके से उस पर बढ़ता जाता है कि भाई ठीक है इसका प्रॉपर तरीके से सारा इलाज हो जाने दो, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि लीनियंसी दिखा सकते हैं, तो उसको रिस्पाइट बोलते हैं। कॉम्यूटेशन, इट मेयरली सब्स्टिट्यूट वन फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट फॉर द अदर। जैसे मान लो कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला, किसको क्या, मान लो डेथ सेंटेंस मिला कि भाई उसको क्या करो कि भाई कोई हार्श जिसने रेप वेप करा, अब उसका एक सेंटेंस होना है भाई, मान लो कि उसको जेल हो गया। ठीक है, जेल होने के बाद उसको लाइफ टाइम एक तरीके से इम्प्रिजनमेंट के साथ ही साथ बोला गया कि 20 साल के बाद या फिर 25 साल के बाद उसको क्या हो जाएगा, उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो एक तरीके से वहाँ क्या कर सकते हैं, उसको डेथ सेंटेंस को चेंज करके वो कुछ एक दूसरा जो है वो पनिशमेंट सुना सकते हैं। ठीक है, जैसे डेथ सेंटेंस में बी कॉम्यूटेटेड टू अ रिगरस इम्प्रिजमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या कि उसको आप जेल में रखो भाई 40 साल, मान लो किसी को डेथ का सजा हो गया, ठीक है, फांसी से दे दो भाई इसको, ये बहुत घिनौना काम किया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनके पास ये पावर रहता है कि वो क्या कर सकते हैं कि उसको जो भी उसको पनिशमेंट मिला उसको लाइट कर सकते हैं, उसको कम्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है। ठीक है, अब आगे देखो भाई थोड़ा सा आगे नेक्स्ट, तो हमने ये पार्डन पावर देख लिया, उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल पावर क्या होता है। अब फाइनेंशियल पावर को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमें समझना ये है कि फाइनेंशियल पावर क्या होता है। वैसे जनरली फाइनेंशियल पावर जो होता है वो आपको पार्लियामेंट को देखने को मिलेगा, है ना, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट के पास बहुत सारे ऐसे पावर होते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा खास करके लोकसभा, लोकसभा में आपको मनी बिल देखने को मिलेगा, जिसको पेश करके कोई भी सरकार या फिर सरकार जो होती है वो शानदार तरीके से कोई भी एक ऐसा जो फाइनेंशियल पावर वो जनरेट कर सकती है। द फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर, पहला, money bill can be introduced in the parliament only with his prior recommendation। देखो यहाँ क्या बोला गया कि अगर देखो मनी बिल, बिल कौन लाता है भाई, कोई जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, अब उनको अगर बिल लाना है मनी बिल, तो वो किन से एक तरीके से पूछेंगे भाई, ये किन के रिकमेंडेशन से लाया जा सकता है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑफिस रिकमेंडेशन। मतलब क्या, डिमांड फॉर अ ग्रांट, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको जो सरकार का जो पैसा रहता है सीएफआई में, ठीक है, उससे अगर निकालना हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपको बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से वो पैसा कभी भी आप निकाल नहीं सकते, मतलब आपको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होता है फिर आप उसको निकाल सकते हैं। ही कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको यूनियन बजट में आपको बताना भी होता है कि भाई ग्रांट ऑफ एड इतना हमने निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, तो ये बात समझना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, तब